अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की बुक काउंटडाउन 5 देख रहे थे। उसका यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था, जिसके लिए हम 6A एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और अब 6B एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करेंगे। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फर्रुख और कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज और इससे रेलिवेंट जो रीडिंग है वो आपको समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। देखिए जी, ये जो एक्सरसाइज है ये यूनिट 6 की है और यूनिट 6 है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड अगर आपको नहीं समझ में आया हुआ तो पहले 6A वाली एक्सरसाइज देख के आ जाइए, फिर आप इसको देखेंगे तो आपको दोबारा बात अच्छी तरह समझ में आ सकेगी। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड की बेस्ड ये एक्सरसाइज है। और क्या हुआ था कि अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि इस साल ये न्यू एडिशन आया है इस बुक का, इससे पिछले साल किताब थोड़ी डिफरेंट थी। तो चूंकि बुक 6 में आने वाली बुक 6 में रेशियो और प्रोपोर्शन का एक पूरा टॉपिक ऐड होना है और वहाँ पे बहुत तफसील से ऐड हुआ हुआ है, बाकायदा पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी हौच पौच सी जॉब है, थोड़ा अच्छी जॉब नहीं की है। मतलब ये कंप्रीहेंसिव चैप्टर नहीं बनाया। इसमें जिस तरह की बात करने की कोशिश की है वो बस ऐसा ही है कि थोड़ा-सा फिलर कर दिया कि वो आगे वाली बुक में चूँकि रेशियो प्रोपोर्शन आना है तो बच्चे ये ना कहें कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो एक दफ़ा पढ़ा हुआ हो बस उन्होंने। तो थोड़ा अजीब-सा ही यूनिट बनाया है। बहरहाल मैं जैसा इन्होंने बनाया है वैसा समझा देता हूँ, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन समझाए हैं, उसके बाद सवाल वापस यूनिटरी मेथड के लिए आए। रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर बुनियाद करके बेस करके सवालों को फिर उन्होंने नहीं आगे दिया। तो बहरहाल जैसा है, जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, उसी की तैयारी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बुक आहिस्ता-आहिस्ता वैसे भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होती है। कुछ गलतियाँ होती हैं, फिर उससे बेहतर करना, अगली अगली दफ़ा उससे बेहतर करते हैं, फिर उससे अगली दफ़ा उससे बेहतर करते हैं। तो ये भी कोशिश बेहतर करने की ही है, तो होपफुली नेक्स्ट टाइम और बेहतर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहले तो समझ लें कि रेशियो किसे कहते हैं। रेशियो इज़ अनदर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। अगर आपको फ्रैक्शन समझ में आते हैं तो आपके लिए रेशियो बहुत आसान है। अगर आपको फ्रैक्शन समझ में नहीं आते तो फिर आपके लिए रेशियो मुश्किल होंगे। तो पहले आप हमारी फ्रैक्शंस की वीडियो देखें, ठीक है? फ्रैक्शंस के ऊपर हमने बड़ी तफसील से, बड़ी अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से हर किताब की जो फ्रैक्शंस के टॉपिक्स हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो ज़रूर देखें। जब आपको फ्रैक्शंस अच्छे समझ में आ जाएंगे तो रेशियो और प्रोपोर्शंस आपके लिए कोई मसला ही नहीं रहेंगे। सही है? तो बस यूँ समझ लीजिए कि जब ये कहा जा रहा है कि भाई अगर 4 किलो आटा लेना ना, तो उसमें 2 कप पानी मिलाना, ठीक है? 2 कप पानी मिलाना 4 किलो आटे में। और अगर 8 किलो आटा लो तो कितना पानी मिलाना? ऑटोमेटिकली जब आटा डबल किया तो पानी भी डबल हो जाएगा, 4 कप। इसको कहते हैं रेशो, ठीक है? कि अगर 2:4 लोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि 2:4 मतलब एज इफ 4:8। इससे ये फ़ायदा उठाया जाता है। तो आप यूँ देखिए ज़रा, अगर मैं लिखूँ 2/4, क्या ये बराबर नहीं है 4/8 के? अगर आपने फ्रैक्शंस किए हुए हैं, हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, और हम इनको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है? रेशियो की टर्म्स में इन दोनों को क्या कहते हैं? रेशियो की टर्म्स में कहते हैं कि 2:4 इज़ प्रोपोर्शनल टू 4:8, ठीक है? तो ये प्रोपोर्शनल बोले जाते हैं। अगर दो फ्रैक्शंस आपस में बराबर होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं, तो फ्रैक्शंस में हम इसको इक्विवेलेंट कहते थे, रेशियोज़ में हम इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है? तो ये तो मैंने उन लोगों के लिए बता दिया जिन्होंने फ्रैक्शंस अच्छे से किए हुए हैं, तो वो उससे बहुत अच्छी तरह से लिंक कर सकेंगे कि ये क्या बात हो रही है। तो अब हम वापस से शुरू करते हैं, एज़ इफ़ कि आपको फ्रैक्शंस भी नहीं आते, तो शुरू से बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो रेशियोज़ क्या हैं? रेशियो का मतलब है, इसको हम पढ़ेंगे 1:8। यानी एक रेशियो है, इसका मतलब है कि अगर एक चीज़ 1 है और दूसरी चीज़ 8 है, तो अगर इसको 2 करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, ठीक है? तो ये है इस रेशियो का मतलब, इस सिंबल का मतलब ये होता है, ठीक है? 1:8। और इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि अगर आपसे कहा जाए कि 1:8, तो वो 2:16 के बराबर होगा, ठीक है ना? मैंने ऐसे ही पहले बताया कि अगर एक
और 8 का रेशो है वो 2 और 16 के रेशो के बराबर होगा, ठीक है। वही आप मिसाल समझ लें कि 8 कप फॉर एग्जांपल 8 कप मिल्क में 1 टेबल स्पून शुगर मिलानी है, तो 16 कप में कितनी मिलाएंगे? 2 टेबल स्पून मिलाएंगे। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे हिसाब कुछ दिया हुआ है, 8 कप टू 1 कप या मुख्तलिफ रेशोज़ दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों बराबर समझे जाते हैं, 1:8 इज़ इक्वल्स टू 2:16, और इसको जो है वो रेशो की टर्म्स में कहा जाता है कि ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, ये दोनों बातें सेम हैं। इसको सेम कहने के लिए हम क्या कहते हैं? लफ्ज़ प्रोपोर्शनल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात आप पहले से समझ लें, तो फिर ये जो कुछ इन्होंने लिखा हुआ है पढ़ा हुआ समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि 1:8 प्रोपोर्शनल है 2:16 के, ठीक है। तो अगर हम फ्रैक्शन की टर्म में लिखें तो उसको लिख सकते हैं 1/8 इज इक्वल्स टू 2/16, ठीक है। एक रेशो को 1:8 ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इस रेशो को 2:16 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ऐसे भी ठीक है और ये बात ऐसे भी ठीक है। और कभी कभी इनको एक्सप्रेस करने के लिए 2 = 2 के बजाय ये 4 डॉट्स भी डालते हैं। ये आगे जाके नेक्स्ट किताब में समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो बात कितनी आसान सी है कि 1:8 यानी 8 कप में 1 टेबल स्पून चीनी बराबर है 2:16 के, यानी 16 कप में 2 चमचा चीनी के। और इसको लिख सकते हैं 1/8 इज इक्वल्स टू 2/16, जो कि वाकई सही बात है, क्योंकि 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/16 ही आता है। हम इसको फ्रैक्शन की टर्म्स में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें इन्होंने यहाँ पे कही हुई हैं कि 1:8 को आप 1/8 भी लिख सकते हैं और 2:16 को आप जो है वो 2/16 भी लिख सकते हैं। और आखिरी बात जो इन्होंने कही है वो ये कही है कि अगर 1:8 बराबर है 2:16 के, यानी कि 1/8 बराबर है 2/16 के, तो बहुत बेसिक सा मैथमेटिकल रूल है जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट का रूल कहते हैं। वो ये है कि 16 को इधर ले जाएं और 8 को इधर ले जाएं तो आंसर तब भी सेम आएगा। यानी इस 1 के साथ हम 16 लगा दें, 1 इंटू 16, और 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 8 हो जाएगा, तो आंसर सेम आएगा। लेकिन 16 1 16, 8 2 16। बस ये बात बताई गई है यहाँ पे, इसका कोई इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं आ रहा। बस ये बात याद रख लें, ये आपको आगे जाके काम आएगी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल कहलाता है रेशोज़ का। अब कितने मज़े की बात है कि लेसन तो समझा दिया आपको और इस्तेमाल को ख़ास आगे नहीं आना। ज़्यादातर एक्सरसाइज जो हैं वो यूनिटरी मेथड के ऊपर बुनियाद पे के बनाई हैं, ठीक है जी। तो ये बात समझ में आ गई कि कैसे सफ़र हुआ, रेशो कैसे कहते हैं, ये इसको रेशो कहते हैं। जैसे मैंने दिखाया ये रहा रेशो, ठीक है। एक रेशो दूसरे रेशो के बराबर हो सकता है, ठीक है। और उसको हम कहते हैं कि जब 2 रेशो एक दूसरे के बराबर होते हैं हम कहते हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। और रेशोज़ को फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन की शक्ल में हम इनको प्रोपोर्शनल रेशोज़ को इक्विवेलेंट कहते हैं। और हमने ये भी देख लिया कि जब 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखे हुए हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, नीचे वाला डिवाइड होने वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, इधर नीचे वाला डिवाइड होने वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा सेम आता है। शर्त क्या है कि दोनों का इक्विवेलेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। यही बात इन्होंने प्रोपोर्शनल में बताई है। प्रोपोर्शनल में बस एक बात और इजाफी बता दी है, वो ये कि कुछ चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, कुछ चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक रेशो है ये 1:8 और ये बता दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 8 कप में 1 टेबल स्पून चीनी मिलाना, तो जब 16 कप होंगे तो कितनी चीनी मिलेगी? 2। तो ये कहेंगे डायरेक्टली रिलेशनशिप है, यानी एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, ठीक है। एक रिलेशनशिप इन्वर्स भी होता है प्रोपोर्शंस के अंदर, ये बड़ी लॉजिकल सी बात है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि एक बंदा जो है वो एक दीवार 8 घंटे में बनाता है, तो जब 2 बंदे होंगे तो अभी बढ़ेगा नहीं, 16 घंटे में नहीं बनेगी, बल्कि वो दीवार 4 घंटे में बनेगी, ठीक है। रेशियो तो है, एक बंदा 8 घंटे में बना रहा है तो 2 घंटे वो 2 बंदे वही काम 4 घंटे में करेंगे, और 4 बंदे वही काम 2 घंटे में कर रहे होंगे, ठीक है। तो लेकिन ये देखें, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, इसको कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है जी। तो बस ये 2 बातें इन्होंने आपको इजाफी बताई यहाँ पे, और बस अचानक से उसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो गई। चलते हैं, तो खुद इनको अभी क्लियर नहीं है
कि ये आपसे क्या करवाना चाहते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन की बात उन्होंने क्यों की इतनी तफ़सील से जाके, जबकि उसके सवाल आपको इस तरह से नहीं देने थे। अच्छा जी, कुछ अब इनकी एग्ज़ाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। अंजुम बॉट 14 पेंसिल्स फॉर 35। 14 पेंसिल्स ₹35 की ली। अच्छा, अब देखें इसमें एक पेंसिल कितने की है ये निकालेंगे तो आंसर डेसिमल में आएगा। तो चालाकी के लिए आप क्या करेंगे कि सॉल्व नहीं करेंगे। क्या मतलब, अभी समझाता हूँ। 14 पेंसिलें ₹35 की ली, ठीक है? तो एक पेंसिल कितने की ली या ₹1 में कितनी पेंसिल आई? ये दोनों सवाल बनते हैं। तो सवाल पूछ रहे हैं कि ₹55 में कितनी आएँगी? 14 पेंसिलें ₹35 की हैं, तो ₹55 की कितनी आएँगी? तो पहले ₹1 की कितनी आएँगी ये निकालना पड़ेगा। तो जिस चीज़ को यूनिट में चाहिए होता है ना, उस चीज़ को हम नीचे लेके जाते हैं, बस ये हमारा रूल है। तो हमें रुपए को चाहिए कि ₹1 में कितनी आएँगी, तो हम रुपए को नीचे ले जाएँगे। अगर हमसे पूछा जाता ना कि एक पेंसिल कितने की आई है, तो हम क्या करते? हम पेंसिल को नीचे ले जाते हैं, यानी ₹35 ऊपर लिखते, पेंसिल नीचे लिख देते। अब पता चल जाएगा कि एक पेंसिल कितने की आई है। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि ₹1 में कितनी पेंसिलें आई हैं, तो हम पेंसिल के ऊपर लिखेंगे, हम रुपयों को नीचे लिख देंगे 35। हमें पता चल जाएगा ₹1 की कितनी पेंसिलें आई हैं। लेकिन ज़ाहिर है ₹1 की पूरी पेंसिल नहीं आई ना, 14 पेंसिलें ₹35 की आई हैं, तो एक पेंसिल यकीनन जो है वो ₹2 से ज़्यादा की आई है, क्योंकि 14 टू ज़ा 28 होता है, तो 28 से तो ऊपर जा रही है बात। अब मैं आपसे कह रहा था कि चालाकी के साथ हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, नीचे वाले 35 और 14 को आपस में सॉल्व नहीं करेंगे फ़िलहाल। हालाँकि हम कर सकते हैं, 7 के टेबल में आ रहे हैं, 7 टू ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, लेकिन हम इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे कि आगे एक और नंबर आ रहा है। पूछ रहे हैं कि एक पेंसिल कितने की है, तो हमें मालूम हो गया 14/35। कह रहे हैं तो फिर 55 रुपीज़ की कितनी पेंसिल आएगी? सॉरी, ये पूछ रहे हैं कि ₹1 में कितनी पेंसिल आएगी, ये तो हमें मालूम हो गया 14/35 पेंसिल आएगी ₹1 में। तो पूछ रहे हैं 55 रुपीज़ में कितनी पेंसिलें आएंगी, तो अब इनको 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो अब चूँकि नीचे भी 5 से 5 का मल्टीपल आ गया, ऊपर भी 5 का मल्टीपल आ गया, तो सॉल्व करना आसान है। तो मैं दोनों तरह से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहले तो मैं 14/35 को करता हूँ, दैट इज़ 2/5। अब आप निकाल लें कि ₹55 की कितनी पेंसिलें आएँगी, 55 से मल्टीप्लाई कर दें, 55 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 1 ज़ा 5, 5 11 ज़ा 55, ये हो गया 22 पेंसिल्स आएँगी। या आप इसको सॉल्व नहीं करते, यहाँ देख लें 14/35 को 55 से कर लेते, तो अभी भी वही सॉल्व हो जाएगा, अभी वही आ जाएगा आंसर। और आप इसको जो है वो जब सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि उन्होंने देखें यहाँ करके दिया है, तो आंसर आया 22 पेंसिल्स। ठीक है भाई। तो क्या हुआ कि ये एक आपको बात समझ में आ गई कि जिस चीज़ को यूनिट में लेना है वो चीज़ नीचे आनी है। अगर ये पता करना है कि एक पेंसिल कितने रुपए की आई, तो पेंसिलें नीचे आएँगी, रुपए ऊपर आएँगे। अगर आपको पता करना है ₹1 में कितनी पेंसिल आई, तो रुपए नीचे आएँगे और पेंसिल ऊपर जाएगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन फिनिश अ जॉब इन 5 आवर्स, हाउ मैनी विल डू इट, हाउ मैनी आवर्स विल 10 मैन नीड टू डू द सेम जॉब। 6 बंदे, सॉरी, 6 मैन कैन फिनिश अ जॉब इन 5 आवर्स। 6 बंदे 5 घंटे में जॉब करते हैं, तो 10 बंदे कितनी देर में करेंगे? तो कह रहे हैं, देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सवाल है, क्योंकि जब बंदे बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाएंगे, कम देर में काम कर लेंगे। तो अगर 6 बंदे एक जॉब 5 घंटे में करते हैं, तो एक बंदा कितनी देर में करता होगा? ये आसानी से मालूम हो सकता है कि जब आपको बंदा जो है वो एक करना है और इन्वर्स प्रोपोर्शन का सवाल है, तो अब काम डिवाइड नहीं होगा बल्कि मल्टीप्लाई होगा। तो 6 बंदे 5 घंटे में करते हैं, तो एक बंदा जो है वो ये काम 30 आवर्स में करेगा। 6 बंदे कर रहे हैं तो 5 घंटे लग रहे हैं। अभी 6 बंदे चले गए आएँगे, तो सारा काम इस एक बंदे को करना पड़ेगा। तो इसलिए हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 30 आवर्स में। ठीक है? आप याद करें, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सवाल होता तो हम डिवाइड करते, ठीक है? कि जी ये 5 को 6 से डिवाइड करते। लेकिन अभी क्या किया हमें, क्योंकि पता है इन्वर्स का सवाल है, और ये कैसे पता चलता है, ये ज़हन से ही पता चलता है। ये बात पढ़ के ही समझ में आता है कि ये जो सिचुएशन है, इसमें बंदे कम करने से काम कम नहीं होगा, बल्कि काम मतलब नंबर ऑफ़ आवर्स कम नहीं होंगे, बल्कि नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ जाएँगे। तो ये हमें लॉजिकली चूँकि पता है, इसलिए हमने यहाँ पे जानते-बूझते हुए डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई से काम लिया। देखिए यहाँ पे जो हम डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, बल्कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके बता दिया कि ये जी 30 आवर्स लगेंगे एक बंदे को। अब वापस आते हैं कि अगर एक बंदे को 30 आवर्स लगेंगे, तो 10 बंदों को कितने लगेंगे? अब बंदे बढ़ रहे हैं तो आवर्स कम होंगे। एक बंदे को 30 घंटे लगेंगे, तो 10 बंदों को कितने लगेंगे? हम 10 से डिवाइड करके निकाल लेते हैं, बताया कि आंसर 3 आएगा।
ये देखिए इन्होंने यही सब कुछ किया है यहाँ पे। 6 बंदे 5 घंटे में करते हैं, तो एक बंदा 30 घंटे में करेगा और एक बंदा 30 घंटे में करेगा, तो 10 बंदे 3 घंटे में करेंगे। ठीक है जी, ये इन्होंने 2 एग्जांपल्स दिए और अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो पहले है फिल द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन 1 पार्ट ए, द क्वांटिटी ऑफ फूड एंड नंबर ऑफ पीपल आर डैश प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ डायरेक्टली या इनवर्सली में से एक लिखना है, यानी लोग बढ़ेंगे तो क्या खाने की मकदार बढ़ेगी या कम होगी। तो अगर दोनों चीज़ें साथ साथ बढ़ेंगी तो डायरेक्टली हैं, और अगर एक के बढ़ने से दूसरा कम होगा तो इनवर्सली है। आप इस हिसाब से जवाब लिख लीजिए। पार्ट बी है, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज एज द अदर डिक्रीजेज दे आर सेड टू बी डैश प्रोपोर्शनल। एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली या इनवर्सली। ये बता दीजिए, कोई मसला नहीं, आसान है। 16:32 इज द लोएस्ट फॉर्म। इन द लोएस्ट फॉर्म इज 16:32 को अगर लोएस्ट फॉर्म में करें तो क्या बनेगा। तो देखिए मैंने आपसे कहा था फ्रैक्शन है वो, 16/32 कर लीजिए इसको। अब बताइए लोएस्ट फॉर्म में क्या हो सकता था। आपको बताया कि ये दोनों 16 1 द 16, 62 द 32, तो ये 1/2 में चली जाएगी, है ना। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी। वन मैन कैन फिनिश ए जॉब इन 5 days, 5 men will finish the same job in dash days। एक बंदा 5 दिन में काम करता है तो 5 बंदे कितने दिन में काम करेंगे। बहुत आसान है, तो लॉजिकली जवाब आप दे सकते हैं, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर ई है, द रिड्यूस फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 4:6 इज़। इसकी रिड्यूस फॉर्म क्या है जी, 4:6 की, और फ्रैक्शन में लिखनी है यानी अपॉन में करके लिखना है। तो 4/6 को आप शॉर्ट करें, देखें क्या कट के क्या बनता है, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। जो आंसर है वो यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखिएगा, यानी अपॉन करके। स्टेट वेदर द फॉलोइंग है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बता दीजिए। 6:21 बिल्कुल वही है जैसे 10:35 है। तो अब ये कैसे मालूम होगा, तो उसका एक तरीका जैसे मैंने बताया था कि 6/21 इज इक्वल्स टू 10/35। क्या ये बात सही है या नहीं है, ये मालूम करने का आसान तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखी जा सकती है। यानी जैसे मैंने पीछे कहा था कि अगर तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें और इसको यहाँ ले आके मल्टीप्लाई कर दें और दोनों आंसर सेम आएँ, इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनल थी, दोनों चीज़ें एक ही रेशो से बढ़ी हैं। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। 21 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो आसान है, हमें पता है इसका आंसर 210 आएगा, है ना। पहले ही 210 लिख दिया मैंने। 21 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 210 आएगा, तो ज़ीरो अच्छा नहीं बनता इस पेन से जी। और अगर अब मालूम करना है कि 635 का क्या होता है, ये मालूम कर लीजिए। अगर 635 का भी 210 है और ये भी 210 है, इसका मतलब ये होगा कि 6:21 और 10:35 की एक ही बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी को एक्सप्लेन किया हमने। आगे चलते हैं। बी, द रेशो ऑफ 9 बैग्स इज टू 30 इज 3:10। 9 बैग्स का 30 बैग से रेशो 3:10 है, तो 9:30 इज इक्वल्स टू 3:10। क्या ये बात सही है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 9/30 इज इक्वल्स टू 9/30 इज इक्वल्स टू 3/10। ऐसा करके देख लीजिए। अब अगर ये दोनों बराबर आए तो इसका मतलब है कि सेम रेशो है, प्रोपोर्शनल हैं ये लोग। तो इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, ये बनेगा 9 × 10 इज इक्वल्स टू 3 × 30। क्या आंसर है, 9 10 ज़ा 90, 33 ज़ा 90, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये रेशो प्रोपोर्शनल है, यानी 9 बैग्स टू 90 वही बात है जैसे 3 बैग्स टू 10, 9 बैग्स टू 30 वही बात है जैसे 3 बैग्स टू 10। तो ये प्रोपोर्शनल है, इसको ट्रू लिखेंगे। अ रेशो कैन नॉट बी इक्वल टू 1। रेशो जो है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता भाई, 1:1 का रेशो क्यों नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 1 चमची चीनी डालिए और 1 चमची नमक, 1:1 का रेशो हो गया। क्या मसला है इसमें, इसको 1/1 लिखेंगे और 1/1 इज इक्वल टू 1। तो ये तो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होता। द रेशियो ऑफ 120 सेंटीमीटर टू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 120:1। ये बात देखने से वैसी गलत लग रही है। इसकी वजह यह है कि जब भी हम रेशियो निकालते हैं सेम यूनिट्स को होना चाहिए ना। मतलब यूनिट्स ही अगर अलग अलग हैं तो फिर हम उसको कैसे रेशियो में लेके जाएंगे ही कैसे।
तो बात पहले ही गलत हो गई ना, पहले ही हम इसको डिक्लाइन कर देंगे, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 4.8 रेशियो 1.2 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ 4:1। क्या ऐसा है या नहीं है? तो ये भी आसान है करने के लिए, करके देखना पड़ेगा कि 4.8 रेशियो 1.2, 4.8 रेशियो 1.2, इन दोनों के डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 48/12। अब देखिए 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। तो जी 12 4 ज़ा 48, 4/1 आ गया। तो अब आप ये बताइए, तो 4/1 को हम लिख सकते हैं 4:1, ठीक है। अपॉन 1 और रेशो मैंने बता दिया कि फ्रैक्शन और रेशो एक ही बात है। तो देखिए पूछ रहे हैं क्या 4.8 रेशो 1.2 बराबर है 4:1 के, तो हम कहेंगे जी बात सही कह रहे हैं आप, ठीक है जी। तो ये देखिए मैंने सॉल्व भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, करेक्ट बताइए, ट्रू एंड फॉल्स, मल्टीपल चॉइस में से कुछ सेलेक्ट कीजिए आप, ये कौन सा करेक्ट है। उसका ए है, इफ़ अ मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 100 days हाउ लॉन्ग विल 10 men टेक टू कंप्लीट दैट जॉब। अब ये तो बहुत आसान हो गया ना, अब ये आप खुद ही कर लें, इसका जवाब मैं नहीं बता रहा। Sarah can paint a picture in 2 days. How long will she take paint a picture in 25? Paint 25 pictures. एक पिक्चर 2 दिन में करती है, तो 25 पिक्चर्स कितने दिन में करेगी, ये भी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, खुद कर लीजिए, आसान है आसान है। 15 लेबर्स 15 लेबर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 80 days. हाउ लॉन्ग विल 12 लेबर्स टेक टू बिल्ड द वॉल। अब 15 लेबर्स 80 दिन में कर रहे हैं, तो 12 लेबर्स उससे ज़्यादा दिन में करेंगे, तो ये इन्वर्स है ना। लेबर्स बढ़ेंगे तो दिन कम होंगे, लेबर्स कम होंगे तो दिन बढ़ेंगे, तो इन्वर्स है, ठीक है। तो पहले तो ये निकाल लें कि एक लेबर कितने दिन में करता है। 15 लेबर 80 दिन में करेंगे, तो एक लेबर को निकालने के लिए अब डिवाइड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बस ये इन्वर्स वाले में याद होना चाहिए आपको। तो 15 इंटू 80 कर दें, आपको पता चल जाएगा कि एक लेबर अगर अकेला बनाना शुरू करे तो ये कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो ये सॉल्व कर लें, अगर आप डायरेक्टली 15 इंटू 80 करके देख लें, तो 15 8 से अगर आपको पता हो तो 1580 तो ही बता सकते हैं आप कि 1200 आंसर आएगा, ठीक है। 15 8 से 120 होता है, तो 1580 तो 1200 हो जाएगा। तो 1200 दिन लगेंगे एक बंदे को। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर कितने बंदे, 12 बंदे करें तो कितनी देर लगेगी, तो अब इसको 12 से डिवाइड कर दें, तो आपको पता है कि 1200 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू, आंसर खुद देख लीजिएगा, आसान है। What is the other way of writing 7:15? 7:15 को कैसे लिख सकते हैं, 7/15 या 15/7? तो आपको ऐसे मैंने बताया भी है कि फ्रैक्शन में इसको ऐसे लिखेंगे। There are 9 notebooks and 4 pens on a table. The ratio between notebooks and pens can be expressed as 4:9, 9:4, 4:13, 9:13। वाह कितना अच्छा सवाल है ना ई। तो ज़ाहिर है कि 9 नोटबुक्स पहले लिखा है, 4 पेन्स बाद में लिखा है, तो 9:4 होगा, ठीक है। वैसे तो एक्चुअली कहा जाए तो 4:9 भी किया जा सकता है, गलत नहीं है, लेकिन चूँकि लफ्ज़ पहले नोटबुक पहले आ गया तो इसलिए 9 पहले लिखेंगे, और पेन बाद में आए तो इसलिए पेन बाद में लिखेंगे। तो वरना वैसे दोनों ही जवाब सही होने चाहिए थे लॉजिकली। सिंप्लीफाई करें जी, हर एक को 20/45 करके सिंप्लीफाई कर दें, इसमें क्या मसला है। लोएस्ट टर्म्स में ले आएँ, फ्रैक्शन के चैप्टर में हमने किया हुआ है। 2.5/6 को सिंप्लीफाई करें, जैसे मैंने बताया डेसिमल को सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25/60। अब सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 के टेबल से जा रहे हैं, 5 5 25 और 5 12 60, है ना। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। जो सेम यूनिट में नहीं है उनको सेम यूनिट में कर लीजिएगा, बस इसमें से कोई एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, बाकी ज़्यादातर आपने खुद ही करने हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं ये 300 ग्राम 2.1 kg, ठीक है। तो ये आसान हो जाएगा, 300 ग्राम्स और 2.1 kg। अब चूँकि ये kg में है, दूसरा ग्राम्स में है, तो बताइए कैसे सॉल्व होगा। दोनों में से किसी को एक यूनिट में लाना पड़ेगा, है ना। तो ग्राम्स को kg में कर लें, kg को ग्राम्स में कर लें, तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं 300 को ग्राम्स को वैसे ही रहने दूँ और kg को मैं ग्राम्स में ले आऊँ, तो 2100 ग्राम्स। अब सेम हो गई बात।
अब हम 300/2100 लिखते हैं। आपको पता है कि 3 और 21 आपस में क्रॉस हो सकते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, तो ये 100/700 अभी भी और कट सकता है। 100 से 100 कट जाता है, हमें पता चल गया 1:7 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन सबको ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है और फिर उसको रेशो से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है जी। अब आते हैं इनके बहुत मुश्किल वर्ड प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत मुश्किल लगते हैं, इसलिए मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स की सिर्फ वर्ड्स मुश्किल होते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल लगती है बच्चों को, वरना मैथ्स उनकी कोई ख़ास मुश्किल नहीं होती। तो शुरू करते हैं जी। सुल्तान कैन कलर 4 पिक्चर्स इन 6 आवर्स, हाउ मैनी पिक्चर्स कैन ही कलर इन 15 आवर्स। तो पहले बताएंगे कि ज़ाहिर है 6 घंटे में 4 पिक्चर्स करेगा तो 15 घंटे में ज़्यादा ही करेगा, तो ये हमें पता चल गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स नहीं है, उल्टा चक्कर नहीं है, तो हम इसको सीधा सीधा कर सकते हैं। तो 4 पिक्चर्स 6 घंटे में करेगा, तो बताइए कि 15 घंटे में कितनी पिक्चर्स करेगा। तो पहले ये पता चल जाए कि 1 घंटे में कितनी करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें 15 घंटे का मालूम करना है ना, तो हम 1 घंटे का मालूम कर लेंगे कितनी पिक्चर्स होंगी। तो मैंने क्या बताया आपको कि जिस चीज़ का 1 यूनिट मालूम करना होता है वो नीचे आती है। तो आंसर कैसे बनेगा? आंसर बनेगा इसका कि हम 4 ऊपर रखेंगे और 6 को नीचे रखेंगे, क्योंकि हमें 1 आवर का मालूम करना है। तो मैंने आपको पहले भी ये तरीका बताया कि आप चाहें तो पूरा सॉल्व ना करें, बल्कि इसको अनसॉल्व करते हुए आगे चला सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं। 4/6 पता चल गया हमें इतने घंटे में एक पिक्चर बनाते हैं। इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई यूँ कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 घंटे में एक तस्वीर बनती है। ठीक है, तो 15 घंटे में कितनी बनेगी? तो 15 से मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, क्या हुआ, सॉरी मैंने जो वर्ड्स बोले थोड़े गड़बड़ बोल दिए कि 1 घंटे में 4/6 तस्वीर बनती है। 1 घंटे में 4/6 तस्वीर बनती है, यानी 2/3 तस्वीर बनती है। इसको हम कह सकते हैं 1 घंटे में 2/3 तस्वीर कंप्लीट होती है। तो 15 घंटे में कितनी तस्वीर कंप्लीट होती है? अब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और फिर 2 5 ज़ा 10। तो जवाब क्या आएगा इसका कि ये अगर 6 घंटे में 4 तस्वीरें बनाते हैं तो 15 घंटे में 10 तस्वीरें बनाएंगे। फिर दोबारा समझ लें कि हमसे पूछा गया है 15 घंटे में कितनी बनाएंगे, तो हमें पहले पता हो कि 1 घंटे में कितनी बनाएंगे। जब 1 घंटे में कितनी तस्वीर मालूम करना पता करना हम चलेंगे, तो हम पिक्चर्स और तस्वीर में से पिक्चर्स और आवर्स में से घंटों को नीचे रखेंगे, आवर्स को नीचे रखेंगे, जिसका एक मालूम करना है उसको नीचे रखना है, बस ये टेक्निक है। तो हमने निकाल लिया कि 1 घंटे में कितनी तस्वीर बनती है, 4 को ऊपर रखा, 6 को नीचे रखा, पता चल गया 1 घंटे में 2/3 तस्वीर बनती है। अब 15 घंटे में कितनी बनेगी, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लतीफ़ रैन 10 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 10 किलोमीटर भागे 2 घंटे में। इफ़ ही कंटिन्यूस एट द सेम पेस हाउ विल ही, ये तो बहुत आसान है, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू कवर 7 किलोमीटर्स। अब देखें किलोमीटर्स मालूम करने हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर कितनी देर में भागा, पहले ये मालूम करना पड़ेगा। फिर पता चलेगा कि 7 किलोमीटर कितनी देर में भागेगा। ठीक है, 1 किलोमीटर कितनी देर में भागा, फिर पता चलेगा 7 किलोमीटर कितनी देर में भागा। तो किलोमीटर एक कितनी देर में भागा ये मालूम करने के लिए घंटे ऊपर रखेंगे, किलोमीटर नीचे रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या आ गया, पता साफ पता चल रहा है 1/5। अब ये पता चल गया कि 1 किलोमीटर इतनी देर में भागा, तो 7 किलोमीटर कितनी देर में भागेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, बहुत आसान है। तो 7/5 आ गया आपका आंसर। अब इसको आप चाहें तो 7/5 आवर्स लिख दें या और सिंप्लीफाई कर दें, चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सिंप्लीफाई होनी चाहिए। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 होल नंबर 2/5, तो 1 घंटा और 2/5 आवर्स। ठीक है, 1 होल नंबर 2/5 आवर्स लगेंगे उसको 7 किलोमीटर कवर करने में। ये भी मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 पैकेट्स ऑफ कैंडी कॉस्ट 340, 8 पैकेट 340 के हैं, तो बताइए 15 पैकेट्स कितने की होंगी। ठीक है,
तो एक पैकेट की कीमत मालूम करनी है हमें। अब हम पहले हमें एक पैकेट की कीमत मालूम करनी है, तो पैकेट नीचे जाएगा तो 340/8 आएगा। अब ये तो आप पूरा खुद कर सकते हैं, पिछली वाली एक्सरसाइज से ही सवाल आया है। जब एक पैकेट की कीमत मालूम हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 15 पैकेट से, आपको उनकी कीमत पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 कारपेंटर्स कैन मेक अ कबर्ड इन 5 डेज। 2 कारपेंटर 5 दिन में बनाते हैं, बताइए कि 6 कारपेंटर कितनी दिन में बनाएंगे। अब देखें, ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल का सवाल है, ये बात आपको पकड़नी है बस यहाँ पे, कि 2 कारपेंटर 5 दिन में बनाते हैं। तो पहले निकालें एक कारपेंटर कितने दिन में बनाएगा। तो एक कारपेंटर 5 दिन में तो नहीं बनाएगा, एक कारपेंटर उससे डबल में बनाएगा, यानी कि 10 दिन में बनाएगा। तो 1 कारपेंटर, थोड़ा ज़रा साफ लिख लें, 1 कारपेंटर will make cupboard in 2 into 5 days, यानी 10 days में। ये पता चल गया हमें। अब 6 कारपेंटर्स कितने दिन में बनाएंगे इसी कबर्ड को, तो इसको आप जो है वो 6 से डिवाइड कर दें। तो दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 6, 16 क्यों लिख दिया, 10 डिवाइड बाय 6, तो हम लेंगे 6 कारपेंटर्स विल मेक द कबर्ड, कितनी, 10 डिवाइड बाय 6। अब 10 डिवाइड बाय 6 कर लें तो देख लें, 2 से 4 है, 2 5 है 10, 2 3 6। अब 3/5 आंसर आ रहा है, अगेन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 3 1 3, 3 होल नंबर 2/3 इसका आंसर है, 1 होल नंबर 2/3 इसका आंसर है। इतने दिन में जो है वो ये कारपेंटर्स पूरा कर लेंगे। देखिए, ये सवाल ही मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, चाहे कुछ कितना भी मुश्किल हो, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं अच्छी तरह समझा चुका हूँ। गैरिजन ऑफ 25 सोल्जर्स, 25 सोल्जर्स का एक गार्जिन है, उसमें इतना खाना है कि वो एक हफ्ते के लिए काफ़ी है। छावनी है जहाँ पे सोल्जर्स रुकते हैं ना, 25 सोल्जर्स वहाँ रुके हुए हैं और एक हफ्ते का खाना है। कितना कितना दिन वो खाना चलेगा अगर 14 सोल्जर्स हो जाएं तो। सोल्जर्स कम हो गए तो खाना ज़्यादा चलेगा। इन्वर्स प्रोपोर्शनल का सवाल है, ठीक है। तो पहले तो आपने कहा ये 1 वीक नहीं है, ये 7 डेज़ है, ठीक है। 25 सोल्जर्स के लिए 7 दिन का खाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सोल्जर्स का पता करना है कि हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट फॉर 14 सोल्जर्स। तो कितने दिन ये खाना चलेगा अगर 14 सोल्जर्स हुए तो हमें बस ये पता चल जाएगा कि एक सोल्जर अगर हुआ तो कितने दिन खाना चलेगा, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि 14 सोल्जर हुए तो कितने दिन चलेगा। तो अब देखिए, इसमें 2 ट्रिक्स हैं, मैं आपको बता दूं। एक क्या है कि ये इन्वर्स वाला सवाल है, तो डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब खाने वाले कम हो जाएंगे, 25 से 1 रह जाएगा, तो फिर 7 दिन नहीं, ज़्यादा दिन चलेगा खाना। दूसरी बात ये कि ये देखना है कि हमें ये निकालना है कि एक सोल्जर कितने दिन खाएगा, ठीक है। तो हमें 1 सोल्जर का चाहिए, उसके बाद फिर हमें चाहिए होगा कि उसको हम 14 सोल्जर्स पर डिवाइड कर देंगे, हमें आंसर आ जाए, मिल जाएगा। तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, आप समझदारी से आप खुद करके दिखाइए पूरा सवाल, ठीक है। तो इसमें से मैंने 5 में से 3 तो खुद ही सॉल्व कर दिए, सिर्फ 2 ही आपको सॉल्व करने के लिए दिए। तो उम्मीद है कि अभी आसानी से आप कर सकते होंगे, और अगर इसका कोई टेस्ट लिया जाएगा तो कॉन्सेप्चुअली आप उस टेस्ट के लिए तैयार होंगे कि अच्छा ठीक है, अब समझ में आ गई कि करना क्या है, कह क्या रहे हैं इसमें करने के लिए, ठीक है जी। तो होपफुली अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी, और अब आप इसको पूरी को खुद से सॉल्व जो रह गए सवाल वो जल्दी से कर भी लेंगे। तो आप जल्दी जल्दी काम कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट जब तक वीडियो बनाता हूँ यहीं पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।